बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स इज स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये सवाल उठता है कि मैक्रोस्कोपिक क्या होती है। हाँ जी, थर्मोडायनामिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कभी भी किसी एक पार्टिकल की या एक एटम की या एक मॉलिक्यूल की डिस्कस नहीं की जाती। एक कंप्लीट कंटेनर में जो गैस होती है उसकी डिस्कस की जाती है, तो दैट इज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक होता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, पोटेंशियल, टोटल इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, डेल्टा क्यू, ये सब चीजें होती है ना? हाँ, तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसमें हम कभी किसी पार्टिकल की डिस्कस नहीं करते कि भाई एक एटम का प्रेशर ये है, आपने सुना कभी एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ये है, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को भी हम दो तरह से बांट सकते हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है और एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है। इंटेंसिव में हम क्या करते हैं कि कंटेनर या सिस्टम या जो गैस है उसकी साइज को डिफाइन नहीं करते। जैसे प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर से कभी साइज डिफाइन नहीं होता। हाँ जी, 1 लीटर गैस का प्रेशर और टेम्परेचर 100 लीटर गैस के प्रेशर और टेम्परेचर के बराबर हो सकता है। कि जैसे मान लो हमारे पास दो बर्तन हैं, एक बर्तन में 1 लीटर गैस भरी है, दूसरे बर्तन में 100 लीटर गैस भरी है, राइट। हो सकता है इसका जो प्रेशर टेम्परेचर है वही इसका भी प्रेशर टेम्परेचर हो। इसका मतलब ये प्रेशर टेम्परेचर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इनमें हम उस जो सिस्टम है उसका साइज डिफाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो अदर प्रॉपर्टीज हैं उनमें हम साइज डिफाइन कर पाते हैं। जैसे वॉल्यूम, बिल्कुल साइज का पता लगता है, यू साइज का पता लगता है, वर्क डन में साइज का पता लगता है, डेल्टा क्यू में साइज का पता लगता है। तो ये सब चीजें साइज डिफाइन करने में काम आती हैं। अब हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन, ये तो आप जानते ही हैं। सिस्टम में कभी हीट कलेक्ट नहीं होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी आप जानते हैं। हेट्रोजीनियस जो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब बस मिलाया तो थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा मिल गया, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। होमोजीनियस आप जानते ही हैं। एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल का मतलब होता है डेल्टा क्यू जीरो, जिसमें ऐसी वॉल एडियाबेटिक वॉल कहलाती है। एडियाबेटिक वॉल का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर। डायथर्मिक वॉल का मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, इसमें हीट ट्रांसफर इज नॉट जीरो। ये है आपका, तो एडियाबेटिक वॉल में हीट ट्रांसफर आपकी जीरो है और डायथर्मिक वॉल में हीट ट्रांसफर इज नॉट जीरो। ये आपका क्लियर है। अब अपन बात करते हैं जो है ना क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है ना ये वेरी स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, आइडियल होता है, आइडियल होता है। डीपी यानी चेंज इन प्रेशर नियरली इक्वल टू जीरो रहता है। डीटी चेंज इन टेम्परेचर नियरली इक्वल टू जीरो रहता है ना। सीम्स टू बी इक्विलिब्रियम, इट इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, इट इज इक्विलिब्रियम एट ऑल ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, है ना। इट इज इक्विलिब्रियम, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम आप ऐसे कह सकते हैं, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम थ्राउआउट द प्रोसेस, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना। तो आप देखिए, ऐसा प्रोसेस है जो पूरे प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है ना। हाँ, तो इसको थोड़ा क्लियर लिखिए आप, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड थ्राउआउट द प्रोसेस, थ्राउआउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में ही इक्विलिब्रियम का मेंटेन होता रहता है। ये इसकी सबसे खास बात है।
अब देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस का, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देते हैं। आप देखिए इसको पहले पढ़ लीजिए। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस आपके फॉर्मूला चार्ट में डिफाइन कर रखा है। वेरी स्लो आइडियल प्रोसेस मेंटेनिंग ऑल टाइम इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, चेंज डीपी एंड डीटी आर वेरी स्मॉल, और मतलब मैं तो इसको जीरो ही कहता हूँ, है ना, अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होता है ये, है ना। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन होता है सराउंडिंग से, है ना, कभी भी चेंज होता हुआ नजर नहीं आता। चेंज होता है लेकिन नजर नहीं आता, पता ही नहीं लगता चेंज कैसे होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको एक एग्जांपल। आप देखना क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, ये आपके पास सिलेंडर है और इस सिलेंडर में आइडियल गैस भरी है। सिलेंडर में क्या भरी है? आइडियल गैस भरी है। अब आप देखिए कि ये आपका पिस्टन है, इसके ऊपर तो ये आइडियल गैस है और इस पर पिस्टन रखा है, पिस्टन रखा है। जब ये पिस्टन इसके ऊपर रखा हुआ है तो देखिए क्या क्या हो रहा है। मैं क्या करूंगा कि इसमें आइडियल गैस है, अभी इसका प्रेशर नोट कर लो, अभी इसका वॉल्यूम नोट कर लो, अभी इसका टेम्परेचर नोट कर लीजिए। ठीक है, आइडियल गैस है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपने नोट कर लिया, कर लिया। अब आपके पास एक एक रुपए के सिक्के हैं, बहुत सारे, बहुत सारे एक एक रुपए के सिक्के आते हैं बाजार में, मतलब सिक्के या वो इंडियन करेंसी। हाँ, तो एक एक रुपए के सिक्के हैं। अब इस एक एक रुपए के सिक्के को आप क्या करो, रोज एक सिक्का इसके ऊपर रख दो। आज एक सिक्का रखो इसके ऊपर, रख दिया, फिर कल एक सिक्का रखो, फिर परसों एक सिक्का रखो, रोज एक एक सिक्का रखते जाओ, 365 दिन तक सिक्के रखो। तो आप एक साल बाद में फिर इसका प्रेशर पी डैश, वॉल्यूम वी डैश और टी डैश पता करो, तो आप देखेंगे कि तीनों बदल गए। हाँ जी, आपने 365 दिन तक सिक्के रखे और फिर आपने चेक किया, तीनों में चेंज आएगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस यू विल फाइंड एवरी टाइम दैट इट इज इक्विलिब्रियम, राइट। अब आप ऐसा करिए, उल्टा करिए कि सिक्के हटाते जाओ रोज एक एक। तो अब रोज एक सिक्के हटाते जाओगे आप, तो 365 दिन में आपने सिक्के डाले थे, 365 दिन में हट जाएंगे। जब आपके ये सिक्के 365 दिन में हट जाएंगे तो आप पाएंगे कि वापस प्रेशर इनिशियल वाला आ गया। ये जोरदार बात है, वॉल्यूम भी इनिशियल वाला आ गया, टेम्परेचर भी इनिशियल वाला आ गया, यानी अगेन सेम सिचुएशन आ गई। इसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस होता है और ये जनरली क्वासी-स्टैटिक ही होता है। आप ये कह सकते हैं कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस ही रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, राइट। चलिए जी, अब हम जो है ना आगे बातें करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। तो एक मिनट, ये जो है ना छोटी छोटी चीजें आपको बता देते हैं जो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जैसे Q इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा, सब जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है ना। एम मास है, एस स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा थीटा आपका वो है। Q इक्वल टू एम एल, ये भी आप सब जानते हैं, मास है, लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट है। कुछ चीज़ों की आपको वैल्यू जो है ना वो पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हम लिक्विड की बात करें, है ना, तो देखिए फॉर वाटर, हम वाटर की ही बात कर लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वाटर की हमारे ज़्यादा यूज में आता है ना। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है। हाँ, इसको आप कह सकते हैं एस वाटर। अगर हम आइस की बात करें, आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये आइस की स्पेसिफिक हीट होती है। अगर हम स्टीम की स्पेसिफिक हीट की बात करें, स्टीम, तो इसकी स्पेसिफिक हीट होती है 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस फॉर द लो नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। हाँ, तो इसको आप लिख दीजिए अप टू 200 डिग्री सेल्सियस, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा के लिए फिर बदल जाता है, इससे ज़्यादा के लिए बदल जाता है, आप ध्यान दीजिए। वाटर के लिए आप SW ले लीजिए, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और आइस की इतनी होती है। अब देखिए लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन वाटर के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? पानी जमना या पानी पिघलना, मतलब बर्फ पिघलना, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम वेपोराइजेशन, है ना। हाँ, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है?
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है आपकी 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है जी। किसी भी चीज को जब गर्म करते हैं तो देखिए क्या हाल होता है। गर्म करने पर आप हीट देते हैं और उसके बाद उसकी फेज चेंज होती है। सबसे पहले जब आप उसकी हीट देते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है ना बढ़ता है। जैसे मान लो आपके पास सपोज आइस है, आपके पास सपोज -40 डिग्री सेल्सियस की, सपोज आपके पास -40 डिग्री सेल्सियस की आइस है, तो हमने क्या रखा, -40 डिग्री सेल्सियस रखा शुरू में, ऐसे रख देते हैं, ऐसे मान लेते हैं। अब आप इस आइस को गर्म करेंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ करके 0 होगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ आपकी पिघलेगी, फिर आपका जो है पानी बन जाएगा, पूरा पानी बन जाएगा, फिर आपका ये टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो है ना ये पानी जो है ये उबलने की स्थिति में आ जाएगा, मतलब ये स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। फिर अगर मान लो फिर आप फर्दर गर्म करेंगे तो फिर स्टीम भी गर्म हो गया, राइट, दैट इज। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे लेटेंट कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, लेटेंट कहते हैं, लेटेंट। ये वाला जो पार्ट है इसको भी लेटेंट कहते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and this is latent heat of vaporization and this is specific heat of ice, specific heat of ice, this is specific heat of water and this is specific heat of steam। ये आपका सिस्टम होता है, राइट। तो ये जो है ना आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पहले, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। एक मिनट जरा, हाँ जी, देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा, है ना। आप इसको पढ़ लीजिए बस एक बार फॉर्मूला चार्ट में से, और आप सब जानते हैं अगर दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, दो सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ अलग अलग इक्विलिब्रियम में है, तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है। हाँ, लेकिन इससे है ना ये लॉ हमें प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, कि कैसे टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे। जैसे देखो मान लो किसी को फीवर हुआ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब उसको टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं, फीवर हुआ तो थर्मामीटर खरीद करके लाते हैं बाजार से। अब थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर एक सिस्टम है। इस थर्मामीटर को कहाँ बनाया गया था, फैक्ट्री में बनाया गया था। तो एक आइडियल थर्मामीटर था। देखो तीन सिस्टम हो गए, एक था आइडियल थर्मामीटर, वो कहाँ था, लेबोरेटरी में था, जहां पे कंपनी ने थर्मामीटर बनाया। इस आइडियल थर्मामीटर ने इस थर्मामीटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मैनेज किया हुआ है अभी भी। हाँ, जैसे आपके घर में जो थर्मामीटर रखा हुआ है इस समय, वो थर्मामीटर जो है आइडियल थर्मामीटर जो फैक्ट्री में रखा है या कंपनी में रखा है, जहां से आपका थर्मामीटर बन करके आया है, वहां से वो कैलिब्रेटेड है। अब वही आपका फीवर नापेगा, तो इसका मतलब फीवर आपके इस थर्मामीटर ने नापा है, लेकिन ये मेजरमेंट आइडियल वाला है जो कंपनी में वहां रखा हुआ है। आप समझ गए ना इसको। तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस सिस्टम ए एंड दिस सिस्टम बी एंड दिस सिस्टम सी। तो बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, दिस, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में पहले से ही है, ठीक है। तो ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। अब हम बात करेंगे वर्क डन, ठीक है। वर्क डन की बात करेंगे गैस सिस्टम पर, वर्क डन बाई और ऑन गैस सिस्टम। तो देखो मैं दोनों बातें करूंगा, मैं बात करूंगा वर्क डन बाई और ऑन द गैस सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बाई और ऑन। हाँ, ये बड़ा गंभीर मामला है। देखो हमने आपको कहा था वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एक्स, है ना। एफ को आप कह सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स, इसको कह सकते हैं आप पी इंटू डी वी, है ना। तो आप बेटर है कि वर्क डन को आप इस तरह से बोलें, है ना। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, डिटेल जो है आप लोग 11वीं क्लास में कर चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। वर्क आपका आएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन पी डी बी, पी डी बी, इट इज V1 टू V2। अब ध्यान दीजिए,
हाँ, यहाँ पर मैं दो बातें बोलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, कि इफ V2 is greater than V1, V2 is greater than V1, then we say delta W is zero. वो sorry, delta W positive. If V1 is less than V2, then we say delta W negative. है ना? लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये आधा अधूरा स्टेटमेंट है, इट इज नॉट कंप्लीट स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। जब हमने कहा V2 is greater than V1, delta W is positive, जब हमने कहा V1 is less than V2, then delta W is negative, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस स्टेटमेंट, ये दोनों की दोनों जो लाइनें हैं ये हाफ लाइन है, कंप्लीट लाइन नहीं है। इसे कहते हैं कि हमने आधी ही इंफॉर्मेशन दी है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब देखिए मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसे अगर मान लो ये एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन रखा हुआ है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, पिस्टन या तो इधर जाए या इधर जाए। अगर पिस्टन इधर जा रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब गैस फैल रही है, गैस ने पिस्टन को धक्का मारा, तो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस इज नेगेटिव। ये ध्यान दीजिए। तो देखो सबसे पहली बात कहूंगा मैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, हाँ ये चीज हम अक्सर चूक जाते हैं। चलिए इतनी इंपॉर्टेंट बात को फिर हम यहाँ लिखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ध्यान दीजिए, if volume increases, if volume increases, then work is done by gas, work is done by gas, work is done by gas on the surrounding, yes, work is done by the gas on the surrounding। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, वर्क डन बाय सराउंडिंग नेगेटिव, है ना। हाँ, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो देखिए क्या होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है कि वर्क इज डन ऑन द गैस बाय द सराउंडिंग, है ना। तो इसका मतलब है कि वर्क इज डन ऑन द गैस सिस्टम, ऑन द गैस सिस्टम बाय द सराउंडिंग। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आपका वॉल्यूम बढ़ा जब तो ऐसा हुआ, अब वॉल्यूम घटा तो क्या हुआ, वॉल्यूम घटा ना साहब, तो वॉल्यूम घटा है इसका मतलब है वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे केमिस्ट्री वाले जो लोग होते हैं वो ये वाली चीज पढ़ाते हैं, आपको सराउंडिंग वाली बात पढ़ाते हैं, और हम लोग आपको सिस्टम वाली बात पढ़ाते हैं। तो एक्चुअल में ये जो है ना, बहुत बार सुना होगा केमिस्ट्री वाले कह देते हैं केमिस्ट्री में उल्टा होता है, फिजिक्स में उल्टा होता है, फिजिक्स वाले कह देते हैं उसमें नेगेटिव उसमें पॉजिटिव। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में ये सब एक जैसी ही बातें हैं, बस केवल अंतर इतना होता है कि आपके जो केमिस्ट्री वाले होते हैं, है ना, वो बातें सराउंडिंग से करते हैं, और फिजिक्स वाले जो बातें करते हैं ना वो गैस सिस्टम से करते हैं। बस अंतर इतना ही होता है, बाकी दोनों बातें सेम है। फिजिक्स वाले जो बात करते हैं वो गैस सिस्टम से करते हैं, और यही चीज हमारी बुक्स ने और बहुत सारे लोगों ने क्लियर नहीं करी। इसलिए बच्चा हमेशा साल भर क्या कई दिनों तक, कई सालों तक सोचता रहता है कि दोनों तो अलग अलग है, जबकि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, कोई भी अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम वर्क डन बाय गैस के बाद में बात करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो हो गई है ना। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ऐसा होगा। हम जरा सा
ये वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस की बात कर लेना चाहते हैं, है ना। ये मैं एक छोटा सा काम कर दूं आपको, वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान दीजिए जी, वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस। देखो, अगर मान लीजिए आपके पास में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, अब एक आपका जो है ना साइकिल ऐसा बना है, ये आपका क्लॉकवाइज है, एक आपका साइकिल ऐसा बना है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्या होता है इस वर्क डन प्रोसेस के अंदर कि अगर ये क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज साइकिल, क्लॉकवाइज, देन वर्क डन बाय गैस सिस्टम, देन वर्क डन बाय गैस सिस्टम इज पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज है तो, एंटी क्लॉकवाइज है तो, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन बाय गैस सिस्टम इज नेगेटिव। ये बात है, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। रीजन बड़ा सिंपल है, रीजन बड़ा सिंपल है। देखिए आप कैसे, ये अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, यहां से काटूं ऐसे, तो आप देखो यहां पर जो है ना, इधर जब जा रहा है तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जब इधर आ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि जो वर्डन होता है वो ग्राफ के नीचे का एरिया होता है। तो ये वाला एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया कम है। इसी तरीके से अगर आपका ये ले लेते हैं तो ये आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वहां वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घटने वाला नेगेटिव वर्क होता है, वॉल्यूम बढ़ने वाला पॉजिटिव वर्क होता है। तो पॉजिटिव वर्क की वैल्यू कम है, नेगेटिव वर्क की वैल्यू ज्यादा है, आप देखेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए अब मैं इसको जो है ना थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, तो देखिए वर्क डन बाय अ गैस सिस्टम, वर्क डन बाय गैस सिस्टम में मैंने आपको बताया डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी वी1 से वी2। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस, पीवी ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस, एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस फ्रॉम V1 टू V2, बस ये आपका एरिया एनक्लोज आएगा। इसका मतलब आप कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर पीवी ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, है ना। मींस by calculating area under the graph, you can calculate work done by gas, work done by gas, बिल्कुल। एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ यू कैन कैलकुलेट, पीवी ग्राफ होना चाहिए, है ना। मींस बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, ये ध्यान यू कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस। तो ये बड़ा ही सिंपल सी चीज है ना। अब हम इसके बाद में बात करना चाहते हैं इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी के बाद में बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, है ना। तो चलिए यही कर देते हैं। देखो इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। इंटरनल एनर्जी आप सब लोग जानते हैं, इसके बारे में मैं बहुत कम बातें करूंगा। इंटरनल एनर्जी को आप लिख सकते हैं एन कैपिटल सी वी टी, और अगर डी यू लिखते हैं आप तो लिख सकते हैं एन सी वी डी टी। सीवी को क्या कहते हैं? सीवी को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है कैपिटल CV का मतलब कि कैपिटल CV इज हीट required to raise temperature through 1 degree Celsius, है ना? Heat required to raise the temperature through 1 degree Celsius, है ना? Of 1 mole gas, keeping volume constant, ठीक है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि कोई वर्क नहीं होगा उसमें। हाँ, देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होता है हमेशा ही। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो होने का मतलब है कि सारी जो एनर्जी जा रही है वो इंटरनल एनर्जी में जा रही है। जितनी भी एनर्जी जा रही है सब इंटरनल एनर्जी में जा रही है, क्योंकि वर्क डन हो ही नहीं रहा। तो एंटायर एनर्जी इधर कमिंग इन और गोइंग आउट इज फ्रॉम और विद इन द इंटरनल एनर्जी, इसलिए इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? एक मिनट जरा, it is actually law of conservation of energy, it is law of conservation of energy। देखो बड़ा सिंपल सा है, क्या? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस D। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या क्या चीजें हैं। डेल्टा Q इज हीट सप्लाइड टू गैस सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द गैस सिस्टम, राइट। डेल्टा W इज वर्क डन बाय गैस, DU इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप इस बात को समझिए, डेल्टा Q है अर्निंग, डेल्टा Q क्या है? अर्निंग। डेल्टा W है एक्सपेंसेस आउट ऑफ द अर्निंग, DU इज द बैंक बैलेंस। हाँ, DU जो है ना वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। डेल्टा W जैसे किसी ने मान लो आपने 10 जूल हीट दी, 5 जूल काम हुआ तो 5 जूल इंटरनल एनर्जी बनी, है ना? हाँ, तो ये चीज है। अब आप थोड़ा सा यहां पर आ जाइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करनी है मुझे, डेल्टा Q डेल्टा W प्लस D। ये देखो, इसको मैं डेल्टा लिखता हूं, इसको डेल्टा लिखता हूं, इसको D लिखता हूं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दैट? तो देखिए इस डेल्टा का मतलब होता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब होता है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मैं इसको लिख रहा हूं, इसको और इसको दोनों को एक साथ लिखूंगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है जी। तो मैं यहां लिख रहा हूं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये दोनों नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना? हाँ, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन पाथ, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, डिपेंड्स अपॉन द पाथ और प्रोसेस, पाथ और प्रोसेस, ध्यान दीजिए। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दिस डिपेंड्स अपॉन पाथ और प्रोसेस, जो पाथ और प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा, हर प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा, उसे कहते हैं नॉन एग्जैक्ट। हाँ जी, नॉन एग्जैक्ट कहते हैं उसको, वो हर प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा, हर प्रोसेस के लिए अलग, और जो सभी प्रोसेसेस के लिए सेम होगा उसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है सेम फॉर ऑल प्रोसेसेस, सेम फॉर ऑल प्रोसेस, है ना? हाँ, ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहता हूं
क्योंकि ये सवाल जो है ना कई बार आता है और बच्चे लापरवाही से छोड़ करके आ जाते हैं, या पता नहीं क्या सारी चीजें आती हैं उसके बाद भी सवाल छोड़ के क्यों आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा इसको खोल ही दूँ पूरा कि ये क्या है एक्चुअली में। ये क्या है, डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस एज वेल एज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दोनों पर डिपेंड करता है। जबकि डीयू केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप ध्यान दीजिए, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू, ये दोनों जो है डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज द प्रोसेस, एज वेल एज अपॉन द प्रोसेस, एज वेल अपॉन द प्रोसेस, एज वेल अपॉन द प्रोसेस। डीयू जो है ना, डीयू डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द प्रोसेस। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है ना, हाँ, नॉट अपॉन द प्रोसेस, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट अपॉन द प्रोसेस। प्रोसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे जैसा भी प्रोसेस हो, है ना। अब हम जो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बातें करेंगे, है ना। तो देखिए थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो है वो कितने तरह के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम एक बार वन बाय वन इनके बारे में बातें करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एक नंबर 5 भी बताऊंगा। नंबर 1 है आइसोबारिक और आइसोपीस्टिक, आइसोबारिक और आइसोपीस्टिक, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक। अच्छा, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। तीसरा है आइसोथर्मिक, चौथा नाम है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। ये सब प्रोसेस है ना। पांचवा है पॉलीट्रॉपिक या जनरल प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक, है ना, और जनरल प्रोसेस, और जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस मतलब कि ये कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है, तो ये पॉलीट्रॉपिक और जनरल प्रोसेस कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है, राइट। हम इनका अब एक एक करके वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो लुक एट आइसोबारिक प्रोसेस, है ना, और आइसोपीस्टिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोपीस्टिक प्रोसेस, इसकी सबसे खास बात होती है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ध्यान दीजिए पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करो, आइडियल गैस प्रोसेस, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा V अपॉन T इक्वल टू एन आर अपॉन पी। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट है। V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए V प्रोपोर्शनल टू T। इसे कहते हैं चार्ल्स लॉ, इसे क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोबारिक प्रोसेस जो है चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, राइट। तो देखिए अब ग्राफ्स देखिए आप इसके आइसोबारिक प्रोसेस के ग्राफ्स को देखिए। सबसे पहले मैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाऊंगा। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो बेटा प्रेशर को मैं कांस्टेंट रखूंगा। अगर आप वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ चाहते हैं तो मैं वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बना देता हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, करेक्ट। ये प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया गया है। ये चार्ल्स लॉ की बात हुई। ये इस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो होता है ना, इसको इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं,
राइट। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम को क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। हमेशा हमेशा। अब सबसे पहले मैं जरा इस इंडिकेटर डायग्राम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेता हूं। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। डायग्राम में ई नहीं आता, डायग्राम फॉर आइसोबारिक। देखो इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोबारिक, इसके लिए मैं 3-4 बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इसकी मैं स्लोप बताऊंगा, जीरो। स्लोप बराबर dp अपॉन dv, ये जीरो आएगा। इंडिकेटर डायग्राम की स्लोप क्या आएगी? dp अपॉन dv जीरो आएगी। अच्छा, इसकी जो स्पेसिफिक हीट आती है, स्पेसिफिक हीट, इसे हम कहते हैं कैपिटल Cp। स्पेसिफिक हीट हमेशा कैपिटल Cp आएगी इसकी, है ना। इसकी जो इलास्टिक कोफिशिएंट जो आता है, इलास्टिक कोफिशिएंट, इलास्टिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, इलास्टिक कोफिशिएंट, ये आपका जीरो आएगा, क्योंकि इलास्टिक कोफिशिएंट जो होता है ना वो चेंज नहीं होता। इलास्टिक कोफिशिएंट की डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। देखो इलास्टिक कोफिशिएंट, इसकी डेफिनेशन होती है dp अपॉन dv अपॉन b। माइनस साइन लगाया जाता है, क्योंकि जब dv कम होगा तो dp बढ़ेगा, जब ये मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो p कम होगा, वॉल्यूम घटेगा तो p ज़्यादा होगा। ये इसलिए माइनस साइन लगाया जा रहा है, राइट। ये आपका सारा का सारा इंडिकेटर डायग्राम की बात है। अब जरा हम डेल्टा W की बात करें। डेल्टा W जो वर्क डन होता है वो नेचुरल है कि इंटीग्रेशन p dv हमने आपको पढ़ाया v1 से v2 तक। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, p को आप कॉमन निकालिए, p को कॉमन निकालेंगे, आपका dv का इंटीग्रेशन v आएगा v1 से v2 तक। तो डेल्टा W आपके पास में आ रहा है pv2 माइनस pv1, ये आपका डेल्टा W है। इसे हम कहेंगे p इंटू डेल्टा v, p इंटू डेल्टा v। इसको हम कहेंगे nRT2 माइनस nRT1, तो इसको हम कहेंगे nR डेल्टा T। ये आपका वर्क डन आएगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आएगा आपके पास, राइट। अच्छा जी, du तो आपका हर हालत में सेम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो du आपका हर हालत में सेम होता है ncp dt, और जो डेल्टा Q होता है वो होता है ncp dt। या ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, है ना। तो आपके पास में डेल्टा Q बराबर आएगा डेल्टा W प्लस डी। डेल्टा Q को आप कह सकते हैं ncp डेल्टा T, डेल्टा W को कह सकते हैं आप nR डेल्टा T, D को कह सकते हैं ncv डेल्टा T। आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो Cp बराबर आ जाएगा R प्लस Cv। इस Cp माइनस Cv इसको कहते हैं इक्वल टू R, इसे कहते हैं मेयर्स रिलेशन, है ना, मेयर्स रिलेशन। ये आप सब जानते हैं, ये सब आप जानते हैं। मैं केवल एक थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ खाली। अगर हम इसमें से Cv को जबरदस्ती कॉमन ले लेवे, अगर Cv को जबरदस्ती कॉमन ले लेवे तो ये हो जाएगा Cp अपॉन Cv माइनस 1 इट इज इक्वल टू R। तो Cv बराबर आएगा R अपॉन गामा माइनस 1। ये चीजें केवल आपको रिकॉल कराई जा रही है ना, ये जानते तो है ही, आप सब पढ़े हुए तो हैं ना, तो ये चीजें केवल रिकॉल करा दी जा रही है। Cv इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, ये बात हो गई आपकी। और ये सब बातें किसकी हो रही हैं? आइसोबारिक प्रोसेस की हो रही है। मैं थोड़ा सा आपका जो है ना ध्यान थोड़ा सा अट्रैक्ट करना चाहता हूँ एक छोटे से मुद्दे की तरफ। जैसे एक तो होता है कैपिटल CV, इसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। हाँ जी, एक मैं स्मॉल सी भी लिखूंगा, स्मॉल सी, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको बताएं कि कैपिटल सी जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट और स्मॉल सीवी स्पेसिफिक हीट है। तो स्मॉल सीवी जो है ये 1 ग्राम के लिए है और कैपिटल सीवी 1 मोल के लिए है।
हम इसमें रिलेशनशिप बता देते हैं आपको, और वो है कैपिटल CV अपॉन कैपिटल M। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट चीज है स्मॉल cp बराबर कैपिटल CP अपॉन कैपिटल M। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये सब आइसोबारिक प्रोसेस की बातें हो गई। अब देखिए आइसोबारिक प्रोसेस को अगर हम एज ए नट सेल लेते हैं तो बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि आपको डेल्टा W जो है वो आपको ये रखना पड़ेगा, है ना। और CV तो DU तो हर हालत में NCV/dt होता ही होता है, इसलिए उस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। और आपका जो CV होता है वो ये हो जाता है। ये आइसोबारिक प्रोसेस की बातें होगी। अब हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो लो आइसोमेट्रिक आइसोकोरिक प्रोसेस की बात मैं यहीं कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर हम आइसोथर्मिक की बात करेंगे, है ना। आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी वॉल्यूम आपका कभी बदलता ही नहीं है। और इसका जो इंडिकेटर डायग्राम की जो स्लोप आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। तो देखिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ, आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ध्यान दीजिए आइसोकोरिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, हम कहते हैं PV इक्वल टू nRT। तो इसलिए प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू NR अपॉन V, ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T है। इसे हम कहते हैं गैलुसैक्स लॉ। क्या कहते हैं इसे हम, गैलुसैक्स लॉ। हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा अब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए dV 0 आएगा हमेशा। dV 0 आएगा तो डेल्टा W हर हालत में 0 होगा, डेल्टा W आएगा ही नहीं। ये गैलुसैक्स लॉ है, डेल्टा W हर हालत में 0 है। और du हमेशा क्या रहता है, du तो हमेशा NCV/dt होता ही होता है। जब ऐसा हो गया तो देखो कितना आसान सा बात है, डेल्टा Q को मैं बोलूंगा डेल्टा W प्लस du, आपने डेल्टा Q को बोलना है 0 प्लस du यानी कि NCV/dt। इसका मतलब NCV/dt ही यहाँ पे डेल्टा Q होगा और वो du के बराबर होगा। तो जो भी आपने हीट सप्लाई किया है वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। नो पीस ऑफ द हीट विल बी यूटिलाइज्ड टू डू द वर्क। ये आपका गैलुसैक्स लॉ है। जब आपका ये गैलुसैक्स लॉ है तो आप ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। आपका जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका इस तरह का है। प्रेशर टेम्परेचर तो आपको समझ में आ ही गया, इसलिए उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है ना। इसे इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। अब देखो ये इंडिकेटर डायग्राम जो है ना, इसका स्लोप आएगा इंफिनिटी है। अच्छा इसकी जो स्पेसिफिक हीट आएगी ना, स्पेसिफिक हीट वो आपकी आएगी CV, है ना। बिल्कुल स्पेसिफिक हीट आपकी CV आएगी इसमें। और इसकी जो इलास्टिक कोफिशिएंट आएगा, इलास्टिक कोफिशिएंट वो आप सोचिए क्या आएगा, जल्दी से एक सेकंड के लिए सोचो। इलास्टिक कोफिशिएंट इन्फिनिटी आएगा, राइट। जब आपका ये इलास्टिक कोफिशिएंट इन्फिनिटी आया, इसके बाद में मैं आपको स्पेसिफिक हीट आ गया, स्लोप आ गया, इलास्टिक कोफिशिएंट इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। और तो इसके अंदर क्या बताना है, वर्क डन आपका 0 आ ही गया, du आपका आ ही गया, डेल्टा Q आपका आ ही गया। इसके अंदर और कुछ बताना रह नहीं गया है ना। इलास्टिक कोफिशिएंट सब कुछ आपके सामने आ गया। ये जो गैलुसैक्स लॉ है ना, इसको रेग्नॉल्ड्स लॉ भी कहते हैं। गैलुसैक्स लॉ का एक नाम और है, इसे रेग्नॉल्ड्स लॉ भी कहते हैं। ये आपके फॉर्मूला चार्ट में लिखा हुआ है, रेग्नॉल्ड्स लॉ, राइट। तो ये आपका जो है ना आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस हो गया। अब हम बात करेंगे आइसोथर्मिक प्रोसेस, उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे, फिर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले हम और बहुत सारी बातें करेंगे, ओके। देखिए आइसोथर्मिक प्रोसेस है ना, हाँ आइसोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और ये स्लो होता है। आइसोथर्मिक प्रोसेस
इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो प्रोसेस। इसमें स्लो प्रोसेस इसलिए होता है कि so that we can get the ample amount of time for heat transfer, है ना। तो स्लो प्रोसेस का कारण क्या है? so that sufficient time is available for heat transfer, है ना। sufficient time होना चाहिए ना हीट ट्रांसफर के लिए, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकेगा। आप सोचो, आपने किसी मटेरियल में हीट वगैरह ले ली या दे दी, अब आप टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो भाई कहीं हीट को डिजोल्व करने के लिए आपके पास टाइम भी तो चाहिए, इसलिए हमेशा स्लो होता है आइसोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए आइसोथर्मिक प्रोसेस में टी कांस्टेंट है, तो मैं पीवी इक्वल टू जरा एनआरटी की बात कर लूं, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसलिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट जो है, इसलिए हम कहेंगे पी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी। इसे बॉयल्स लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? बॉयल्स लॉ कहेंगे, राइट। बॉयल्स लॉ जो है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं पीवी का, तो देखिए क्या होने वाला है। इसका पीवी ग्राफ जो है, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। अगर मैं इस ग्राफ के स्लोप की बात करता हूं, तो इसका स्लोप आता है dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस p अपॉन v, ये इसका स्लोप आता है। ठीक है ना। इसकी अगर मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूं, हाँ जी, स्पेसिफिक हीट इसकी इनफाइनाइट आती है। अब आप कहेंगे स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट का क्या कारण है? भाई इस कितनी भी हीट ले लो, कितनी भी हीट ले लो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होने वाला है, तो टेम्परेचर चेंज है ही नहीं, इसलिए स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी आ रही है। इसकी जो इलास्टिक कोएफिशिएंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोएफिशिएंट, इलास्टिक कोएफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मिक इलास्टिसिटी। आइसोथर्मिक इलास्टिसिटी, आप ध्यान दीजिए, आइसोथर्मिक इलास्टिसिटी की जब हम बात करेंगे ना, तो ये आपका आएगा dp अपॉन dv अपॉन v। इसको हम कहेंगे, माइनस तो यहां लगाएंगे हम, इसको हम प्रेशर के इक्विवेलेंट बोलेंगे आइसोथर्मिक इलास्टिसिटी, राइट। ये आपका जो है आइसोथर्मिक प्रोसेस की बातें। जब हम आइसोथर्मिक प्रोसेस की बातें करते हैं, तो du बराबर आ जाता है ncv dt। dt जीरो है, इसका मतलब du हर हालत में जीरो होगा, तो इसका मतलब ये है कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी है ना। हाँ, एंटायर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, एंटायर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड is utilized to do external work. Entire amount of heat supplied is utilized to do external work. 100% external work होता है, कुछ भी काम नहीं आता अंदर की तरफ, बैंक बैलेंस रहता ही नहीं है, आया और खर्चा। होते ना संत महात्माओं की तरह, आया और खर्चा, है बिल्कुल, आया हीट एनर्जी आई, खर्च कर दिया, लाइक मी। हाँ, ऐसा ही मस्त रहते हैं। एंटायर अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड टू एक्सटर्नल वर्क। ओके, चलिए आगे। चलो अब तो देखिए, आपको अब हम बात करेंगे डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू को मैं कहूँगा पी डी वी, कंसेप्ट तो यही है, पी डी वी वी वन से वी टू। अब मैं पता है इस डेल्टा डब्ल्यू को क्या बोलूँगा, देखो मैं पी को जो है ना क्या लिखने वाला हूँ, पी को मैं लिखने वाला हूँ एन आर टी अपॉन वी डी वी वी वन से वी टू। जब मैं इसको लिखूंगा आगे, तो एन आर टी आई विल टेक कॉमन, डी वी को ये वन अपॉन वी को मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो दैट विल बी लॉग ऑफ वी टू अपॉन वी वन। अब आप ध्यान दो, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी है, इसको मैं लिखूंगा पी वन वी वन लॉग ऑफ पी वन अपॉन पी टू, इसको मैं लिखूंगा P2 V2 लॉग ऑफ, है ना, V2 अपॉन V1। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ NRT लॉग ऑफ
V2 अपॉन V1 लिखते हैं, इसको P1 अपॉन P2 लिख सकते हो, कुछ नहीं है जी। आपको मैं यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त बात की तरफ आपका ध्यान जो है आकर्षित करूंगा। मैं यहाँ दो इक्वेशन लिखूंगा। पहली इक्वेशन लिखूंगा फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए मैं लिखूंगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू PV इक्वल टू कांस्टेंट। इस स्टेज पर आकर के मैं एक चीज पर ध्यान और दिलाता हूँ। पता है क्या ध्यान दिलाता हूँ मैं ये ध्यान दिलाता हूँ कि n हमेशा कांस्टेंट होता है, नंबर मोल्स ऑफ गैस। जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक तो n कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम ऐसा भी लिखते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इट इज इक्वल टू NR एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो चेक करना, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, इसको मैंने NR बोला है, NR। तो ये कांस्टेंट होता है ना? अगर T1 T2 कांस्टेंट है तो फिर तो वो हो ही गया कांस्टेंट अपने आप ही। ओके, ये आपका जो है ना सारी बातें जो है आइसोथर्मिक प्रोसेस की हो गई है, राइट? तो हम इसको कहेंगे आइसोथर्मिक प्रोसेस की बातें। अब इसमें और कुछ बचा नहीं है। डेल्टा क्यू हमेशा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। तो डेल्टा डब्ल्यू का सारा कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा, एनआरटी ln V2 अपॉन V1, ये आपका डेल्टा क्यू आ गया, राइट? अच्छा, जब ये सब चीजें हो गई, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि n जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं। वो कभी एंड नहीं हो सकता, कभी उसका समापन नहीं हो सकता। जो गैस है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कभी क्रिएट नहीं हो सकती। तो दैट इज द एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल, है ना? तो देखिए यहाँ पे आइसोथर्मिक प्रोसेस, आप अगर फॉर्मूला चार्ट चेक करेंगे तो आपका आइसोथर्मिक प्रोसेस जो लिखा हुआ है ना, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि आइसोथर्मिक प्रोसेस इज ए स्लो प्रोसेस सो दैट प्रॉपर ट्रांजिशन ऑफ हीट एनर्जी मे बी पॉसिबल टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट, करेक्ट? अब हम बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके बाद में हम थोड़ी सी बातें और करेंगे, राइट? देखिए अब हम बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें कि हीट ट्रांसफर जीरो होता है, यू कैन से डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, राइट? नो हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। तो सारी की सारी जो वॉल्स होती हैं वो सब एडियाबेटिक वॉल्स होती हैं। हाँ, जितनी भी दीवारें होती हैं सब एडियाबेटिक होती हैं, कोई भी। और जो उसमें आइसोथर्मिक प्रोसेस में होती है ना, सारी दीवारें डायथर्मिक होती हैं आइसोथर्मिक प्रोसेस में, ये ध्यान रखना। पूछ लेते हैं वर्चुअल में, पता है क्या होता है, बड़ी बारीक बारीक सी बातें पूछते हैं और बच्चा पता नहीं क्या सोच जाता है वहाँ पे। तो जो है ना थर्मोडायनामिक जो ये आइसोथर्मिक प्रोसेस, उसमें सारी वॉल्स डायथर्मिक होती है, एडियाबेटिक में सारी वॉल्स एडियाबेटिक होती है, राइट? चलिए अब हम जब ये डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो लिखेंगे हम, तो मैं कहूँगा कि डेल्टा क्यू जीरो है, इसका मतलब डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जीरो है, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू है, माइनस डी यू, सॉरी माइनस डी। इसका मतलब एनी वर्क डन बाय द सिस्टम इज ड्यू टू इट्स इंटरनल एनर्जी लॉस, है ना? मींस एनी वर्क डन by the gas system any work done by the gas system is done from its own internal energy, अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके साहब काम होता है, बैंक बैलेंस का यूज करके काम होता है, इंटरनल एनर्जी की वर्क से, उसके अंदर से काम होता है, राइट? अब देखिए यहाँ पर जो है ना इक्वेशन ऑफ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं जरा इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करूँ। देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपकी सबसे पहली इक्वेशन ऑफ स्टेट है। इसे पॉइसन्स इक्वेशन कहते हैं। इसका नाम क्या है? पॉइसन्स इक्वेशन नाम है इसका, पॉइसन्स इक्वेशन। दिस इज पॉइसन्स इक्वेशन, राइट? अब देखिए ये पी वी रेज टू पावर गामा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ पी वी
एंड वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड वी रेज टू पावर गामा माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि टी वी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। आप जरा चेक करें, राइट। जब ये चीज आ गई है आपके पास में, तो अब आप ध्यान दीजिए कि होने वाला क्या है। होने वाला ये है कि आप इस V को एक बार उसमें कन्वर्ट करो टेम्परेचर में। तो देखिए मैं V को पता है क्या लिखूंगा, V को लिखूंगा पी वी रेज टू पावर गामा है ना, आप देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। V को मैं लिख रहा हूँ एन आर टी अपॉन पी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। फिर मैं इसको यहाँ पे पता है क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टी रेज टू पावर गामा p रेज टू पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं इसको लिखूंगा t रेज टू पावर गामा इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर गामा माइनस 1। चेक करिए, चेक करिए प्लीज, आपको चेक बहुत जरूरी है करना। हाँ, ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट आई है, इक्वेशन ऑफ स्टेट आई है ना। अब देखो इसका इंडिकेटर डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबेटिक प्रोसेस का जो इंडिकेटर डायग्राम है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये इस तरह का होता है। P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v रेज टू पावर गामा। इसका जो स्लोप होता है ना वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हाँ इसका स्लोप बता देते हैं आपको। स्लोप होता है dp अपॉन dv, और जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जाता है माइनस गामा p अपॉन v, माइनस गामा p अपॉन v। देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मिक। हाँ जी, आइसोथर्मिक। आप बात को ध्यान से सुनिए, dp अपॉन dv एडियाबेटिक, dp अपॉन dv एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा dp अपॉन dv आइसोथर्मिक। ये बात, राइट। नाउ लुक ओवर हियर, कि इसके बाद में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट। हाँ, स्पेसिफिक हीट जो होगी, स्पेसिफिक हीट जो होगी ना वो आएगा आपका क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट को, स्पेसिफिक हीट को हम बोलेंगे इन्फिनिटी, नहीं सॉरी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि हीट की जरूरत ही नहीं है, टेम्परेचर चेंज वैसे हो जाएगा बिना हीट के, इसलिए स्पेसिफिक हीट जीरो। और इसका जो है ना इलास्टिक कोफिशिएंट, इलास्टिक कोफिशिएंट, एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट, एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट दैट विल बी गामा टाइम्स ऑफ p। तो एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट फॉर एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट इज गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मिक इलास्टिक कोफिशिएंट। ये ध्यान रखना, एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट, एडियाबेटिक इलास्टिक कोफिशिएंट is gamma times of adiabatic elastic coefficient is gamma times of isothermic elastic coefficient. Adiabatic elastic coefficient is gamma times of isothermic elastic coefficient, right? Next, ये चीज होगी। अब हमारे सामने आ रहा है वर्क डन। वर्क डन के लिए आपको बड़ा सिंपल सा है प्रोसेस कि माइनस डी यू होगा, माइनस डी यू होगा यानी कि माइनस एन सी बी डी टी होगा। माइनस एन सी बी डी टी का मतलब क्या होता है? माइनस एन सी बी, माइनस एन सी बी डी टी, ध्यान देना माइनस है भैया, माइनस एन सी बी डी टी का मतलब होता है टी टू माइनस टी, तो आप थोड़ा ध्यान देना माइनस एन सी बी टी टू माइनस टी,
कि माइनस एन सी बी, सी बी को लिखो आर अपॉन गामा माइनस वन, टी टू माइनस टी, इसको लिखो माइनस एन माइनस ये अपॉन गामा माइनस वन तो नहीं, एन आर टी टू माइनस टी, टी टू माइनस टी, ये आपका माइनस आया है ना। तो इसको पता है हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, आप देखना जरा, मैं इसको लिख सकता हूं प्लस एन आर टी वन माइनस एन आर टी टू अपॉन गामा माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूं पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन, ये आपका गया, ये आपके पास में जो है ना वर्क डन आ गया, वर्क डन आ गया, और इसका अपोजिट जो है इंटरनल एनर्जी हुआ डेल्टा क्यू, तो जीरो होता ही होता है। तो ये सब बातें हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस की आ गई। अब हम जरा कंपेयर करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, हाँ जी, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। तो मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ, आप जरा देखना। तो सबसे पहले मैं सबके ग्राफ बना रहा हूँ, आप चेक करेंगे ग्राफ्स को। देखो ये है आपका वॉल्यूम एक्सिस और ये है आपका प्रेशर एक्सिस, इंडिकेटर डायग्राम बना रहा है। सबसे पहला ग्राफ है आइसोबारिक, राइट, हाँ जी। दूसरा ग्राफ है बी आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक, राइट। तीसरा ग्राफ है आइसोथर्मिक, सी। चौथा ग्राफ है एडियाबेटिक, डी। तो आप देखिए, सबसे पहला ग्राफ है ए, दैट इज आइसोबारिक, आइसोबारिक ए ग्राफ है ना। दूसरा ग्राफ है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक आपका बी ग्राफ है ना, राइट। तीसरा ग्राफ है आइसोथर्मिक, आइसोथर्मिक आपका ग्राफ सी है। चौथा ग्राफ है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक आपका ग्राफ डी है, करेक्ट। अब देखिए, जो आइसोबारिक ग्राफ है इसका जो स्लोप है, तो इधर मैं यहां लिख देता हूं dp अपॉन dv, स्लोप होता है dp अपॉन dv हमेशा, ये आपका जीरो होता है। इसमें आपका dp अपॉन dv क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। इसमें आपका dp अपॉन dv क्या आएगा, बराबर माइनस p अपॉन v आएगा। और इसमें आपका dp अपॉन dv क्या आएगा, माइनस गामा टाइम्स p अपॉन v आएगा। आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं, देखो, है ना। आइसोथर्मिक की कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, PV इक्वल टू कांस्टेंट है, PV इक्वल टू कांस्टेंट है। दो क्वांटिटीज का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, करूं तो देखिए, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं P को P लिखूंगा, dV को dV लिखूंगा, फिर इसके बाद में V को V लिखूंगा और P को dP लिखूंगा। बस ये आ गया डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का तो जीरो आना ही आना। बस अब आप एक चीज को इधर ले आओ, है ना, उसको उधर ले आओ, चलो, है ना। आपके पास में अपने आप ही आ गया dp अपॉन dv, dp अपॉन dv इट इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v आ गया आपके पास, देखो आ गया, राइट। अगर आप इसी तरीके से एडियाबेटिक का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो आपको बताया है, वो रिजल्ट आएगा। देखिए कैसे आता है, एडियाबेटिक का मैं कर रहा हूं, pv रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट है, आप इसको डिफरेंशिएट करिए। सबसे पहले p को कांस्टेंट रखो, p को कांस्टेंट रखो, p को कांस्टेंट रखिए, v रेज़ टू पावर गामा को डिफरेंशिएट करो, ईमानदारी से करो, गामा v रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 dv तो आएगा ही आएगा, प्लस, फिर आप v रेज़ टू पावर गामा को कांस्टेंट रखिए,
टी को डिफरेंशिएट करिए तो डीपी आएगा। अब आप इसको जीरो कर दीजिए, यू विल गेट अल्टीमेटली डीपी अपॉन डीबी, डीपी अपॉन डी, डीपी अपॉन डीबी इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस गामा पी अपॉन वी, ये आ जाएगा कैलकुलेट करके चेक करके, है ना? ये चीज आपके पास में आ गई है, करेक्ट? ओके, अब जब आपके पास ये चीज आ गई है ना, तो ये एक कंपैरिजन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें साफ साफ जाहिर है कि आइसोबारिक का जो है ना स्लोप ज्यादा है और इसका एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है और आइसोथर्मिक का स्लोप कम है। तो आइसोथर्मिक का स्लोप हमेशा कम है, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि dp अपॉन dv, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट वाला, ये हमेशा लेस होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, है ना, dp अपॉन dv डेल्टा क्यू जीरो वाला ज्यादा होगा, है ना? तो हमेशा ये जो ये एडियाबेटिक स्लोप है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मिक, ये आपको देखते ही पता लगना चाहिए, है ना? ये चीज आपको देखते ही, ग्राफ को केवल देखा और देख के ही आपको बताना पड़ेगा। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ऑलवेज, slope of adiabatic is always greater, always more or greater, है ना? greater लिखो जरा अच्छा, slope of adiabatic is always greater than, slope of adiabatic is always greater than slope of isothermic, slope of adiabatic is always greater than slope of isothermic, right? तो ये बात हो गई आपकी। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज इक्वल वॉल्यूम चेंज फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस, और इसमें आपके बहुत सारे सवालों के आंसर्स एक साथ आ जाएंगे। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इक्वल वॉल्यूम चेंज। इक्वल वॉल्यूम चेंज, अब आप कहेंगे इक्वल वॉल्यूम चेंज क्या पता है? देखिए, मैं क्या करूंगा, एक गैस सिस्टम लूंगा और उसका वॉल्यूम चेंज करूंगा और इक्वल वॉल्यूम चेंज करूंगा अलग अलग प्रोसेसेस से, है ना? तो आप जरा देखना, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे, इसका प्रेशर एक्सिस ये है, वॉल्यूम एक्सिस ये है। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम ये है V1 और फाइनल वॉल्यूम ये है V2। इसका मतलब ये है इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड एज इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन, इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये है, करेक्ट? चलिए, मैं इधर एक ग्राफ और बना रहा हूं, देखा जाए, ये आपका प्रेशर एक्सिस है, ये आपका वॉल्यूम एक्सिस है। मैं कह रहा हूं दिस इज इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम। V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो गया, फाइनल वॉल्यूम इज लेस एंड इनिशियल वॉल्यूम इज मोर। इसको कहते हैं इक्वल वॉल्यूम कंप्रेशन। अभी मैं आप देखो ग्राफ बनाऊंगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि व्हाट आई एम डूइंग, है ना? इक्वल वॉल्यूम कंप्रेशन, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एक बार में काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये इक्वल वॉल्यूम फर्स्ट वाली लाइन है, फर्स्ट वॉल्यूम लाइन है, इनिशियल वॉल्यूम लाइन, फाइनल वॉल्यूम लाइन, इनिशियल वॉल्यूम लाइन, फाइनल वॉल्यूम लाइन। यहां पर इनिशियल वॉल्यूम लाइन, इनिशियल वॉल्यूम लाइन, दिस इज फाइनल वॉल्यूम लाइन, ध्यान से देखना। अब देखो, आपका ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इसको पता है हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं P1 V1 T1, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है, ओके?
यहाँ क्या है आपका, यहाँ पे ले लेते हैं नीचे, यहाँ ले लेते हैं P1 V1 T1, तीनों चीजें आ गई, राइट। अब आप देखेंगे कि इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन करना है ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ एक्सपेंशन कर रहा हूं प्रेशर का। अब पता है मैं इस पे क्या बोलूंगा, मैं इस पे बोलूंगा प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर है T2, कुछ होगा, कुछ तो होगा टेम्परेचर लॉस, है ना, कुछ अलग से टेम्परेचर होगा, राइट। ओके, इस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं T2 फॉर दी आइसोबैरिक, है ना, आइसोबैरिक। तो चलो अभी देख लेते हैं, इसको A बोल देते हैं, T2A, करेक्ट, क्योंकि मैं इस प्रोसेस का नाम A रखूंगा, राइट। ये आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ, आइसोबैरिक। अब मैं आइसोथर्मिक प्रोसेस का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द आइसोथर्मिक, ये B है। आइसोथर्मिक का मतलब ये होता है, ये हो गया आपका P2B, B माने D वाले प्रोसेस का, और ये है आपका V2, और ये है आपका T1। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसको मैंने T1 बोला है। फिर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं। अब देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होने वाला है, P2C, ये C है, यहां पे वॉल्यूम कितना आएगा, V2 आएगा, टेम्परेचर आपका T2C आएगा, T2C आएगा। अब मैं आपको कुछ बातें यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, है ना, फिर वो बातें वहां भी क्लियर करेंगे हम उस साइड, वो कंप्रेशन का मामला है। तो देखिए मैं यहां बताऊंगा आपको कि ए क्या है, आइसोबारिक, ए क्या है जी, आइसोबारिक, बी क्या है जी, आइसोथर्मिक, और सी क्या है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। ये पता है क्या है, ये सब कंप्रेशन है, नहीं सॉरी एक्सपेंशन, अभी तो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये सब एक्सपेंशन है, ओके। अब आप देखो मैं यहां पर कुछ बातें करने वाला हूं, सबसे पहले प्रेशर की बात करता हूं, प्रेशर की बात कर रहा हूं, आप देखना जरा, प्रेशर की बात मैं यहां कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रेशर 1, प्रेशर 1 इट इज इक्वल टू प्रेशर 2A, प्रेशर 2A, ये है प्रेशर 2A, इट इज P1 एक्चुअली, और ये प्रेशर 2A जो है इट इज ग्रेटर देन प्रेशर 2B, इज ग्रेटर देन प्रेशर 2C, ये P1 का जो प्रेशर है 2A, 2 माने फाइनल प्रेशर इन आइसोबारिक, B माने फाइनल प्रेशर इन आइसोथर्मिक, और तो जो फाइनल प्रेशर है उसके अंदर एडियाबेटिक कंप्रेशन में, वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वो लीस्ट होगा, है ना, हाँ जी। तो फाइनल प्रेशर इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज लीस्ट, राइट। अच्छा टेम्परेचर की बात करते हैं जरा, टेम्परेचर भी जो है ना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो T2A है, T2A इट इज ग्रेटर देन T1, इट इज इक्वल टू T2B एंड इट इज ग्रेटर देन T2C। आप समझिए ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर उससे कम होगा, ये टेम्परेचर उससे कम होगा, क्योंकि पीवी का प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन कम होता जाएगा ना, ये बात है। अब हम बात करते हैं वर्क्स के बारे में। तो देखो सबसे कम वर्क सी में हो रहा है, तो मैं कहूंगा डेल्टा WC, डेल्टा WC इज लेस देन डेल्टा WB, इज लेस देन डेल्टा WA। सबसे ज्यादा वर्क ए में होगा, सबसे ज्यादा वर्क ए में होगा, है ना। फाइनल प्रेशर विल बी लीस्ट इन
एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना। तो देखिए फाइनल प्रेशर इज लीस्ट फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। फाइनल प्रेशर इज लीस्ट फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हमेशा ऐसा। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वल वॉल्यूम कॉम्प्रेशन की। तो देखिए मैं कॉम्प्रेशन करूंगा, ये आपका सबसे पहला कॉम्प्रेशन में एडिया वो आइसोबारिक करूंगा, आइसोबारिक यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा। फिर मैं आइसोथर्मिक कॉम्प्रेशन करूंगा और फिर मैं ये वाला कॉम्प्रेशन करूंगा। समझ रहे हो आप? इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी, राइट। तो ए इज एडियाबेटिक, वही बात है वापस से, है ना। सॉरी, ए इज आइसोबारिक, B is isothermic and C is what? Adiabatic, right? चलिए अब हम बात करते हैं इसमें कि आपका 1 है, 2 है और ये 3 है। तो अब नेचुरल है, कुछ बातें यहाँ पे हम क्लियर कट कर देते हैं, यही सब बातें हैं, है ना। देखना P1 pressure 1 is equal to pressure 2A is less than pressure 2B is less than pressure 2C। इसका मतलब प्रेशर विल बी मैक्सिमम इन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो फाइनल प्रेशर विल बी मैक्सिमम इन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, है ना। फाइनल प्रेशर बी मैक्सिमम इन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। देखिए आप, फाइनल प्रेशर बी मैक्सिमम इन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, करेक्ट। चलो अब हम टेम्परेचर की भी जरा बात कर दें क्या, हाथों हाथ। देखो मैं कहूंगा टेम्परेचर T2C इज ग्रेटर देन T2B इज इक्वल टू T1 इज ग्रेटर देन T2A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला इक्वल होगा। ये जो है ना, ये टेम्परेचर तो T1 ही होगा, ये टेम्परेचर T1 होगा, आइसोथर्मिक है ना। और ये वाला जो है थोड़ा ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा, करेक्ट। अब अपन डेल्टा W की अगर बात करते हैं तो डेल्टा W इन C इज ग्रेटर देन डेल्टा W इन B इज ग्रेटर देन डेल्टा W इन A। ये केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, है ना। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं, साइन वाइन की बात नहीं करते। वैसे साइन की बात जो करते हैं, जो की गई है, कुछ बुक्स में की गई है, कुछ टीचर्स करते हैं, यहां पर साइन की बात, है ना। कई तो इसके निशान उल्टे लगा देते हैं कि ये लैस है, ये लैस है। एक्चुअल में उनको पूरा पता नहीं है सब्जेक्ट का। हाँ जी, बुक राइटर हो तो भी मैं साफ साफ कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये जो है ना वर्क डन। अब देखो कोई वर्क डन किसी एक के रेफरेंस में पॉजिटिव है, तो सेम वर्क डन किसी दूसरे के रेफरेंस में नेगेटिव भी है। जो वर्क डन गैस के रेफरेंस में पॉजिटिव है, वही वर्क डन सराउंडिंग के रेफरेंस में नेगेटिव है। जो वर्क डन सराउंडिंग के रेफरेंस में पॉजिटिव है, वही वर्क डन गैस के रेफरेंस में नेगेटिव है। तो आप ऐसे कैसे आप प्लस माइनस लगा सकते हो? नहीं, जरूरत ही नहीं है। इट इज दी बेस्ट एंड आपको नंबर इसी के मिलने वाले हैं एग्जाम में अगर आता है तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये आज के लिए काफी है इतना। कल हम है ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ेंगे, जनरलाइज प्रोसेस पढ़ेंगे, कल ही हम मिक्सचर्स की बातें करेंगे और कल हम शायद जो है ना इस चैप्टर को कल ही नमस्ते कर देंगे। इसकी आप लोगों को मैं इसका वो भेज देता हूँ, फॉर्मूला चार्ट और जो है सीट भेज देते हैं आपको, ठीक है।